हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, वंदे मातरम। तो आज ये आपका भारत और अपना भारत, स्वतंत्र भारत, जो कि इस समय पर आज के दिन पर ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक पर्व का दिन है और इस पर्व पर हम लोग बना रहे हैं अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज की इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्यारे प्यारे से सवाल जवाब को लेकर के चर्चा में रखा है और अच्छे अच्छे से, भाई स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र रूप से सवालों को करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद मेरे भाई। चलो, वो वाला एक गाना भी सुना होगा ना आपने बचपन में, हम जब किताब लाते थे उस पर लिखा रहता था कि काले गोरे का भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है, हमें कुछ नहीं आता, हमें बस प्यार निभाना आता है, हमें बस प्यार निभाना आता है। तो ये एक भारत देश ही एक देश है मेरे भाई जो सबके साथ प्यार सम्मान के साथ रहता है और इसके अंदर हर प्रकार का धर्म बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ समझता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। जो हालात 1947 में आपने देखे थे, उन जो स्वतंत्रता होने से पहले देखे थे उस समय के हालात, वो आज के दिन बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई आपको, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, अवेयर होइएगा और चलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज इस स्वतंत्रता दिवस पर, पावन पर्व पर अपने इस तिरंगे के सम्मान में प्यारे प्यारे से सवाल जवाब आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं भैया, और ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। प्रश्न पर जाने से पहले माता रानी सरस्वती जी का जरूर आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। तो माँ सरस्वती जी से यही प्रे करेंगे और यही वंदना करेंगे कि हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। ऐसी माँ से हमारी कामना है, ऐसी माँ से हमारी प्रे है। चलेंगे आज के क्लास में। पहला जो प्रश्न आपका देखने के लिए मिल रहा है आपको, वो क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सवालों के जवाब आप लोग देते चलिएगा। हर एग्जाम ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, केवल तसल्ली से बैठ जाना है, प्रेम पूर्वक बैठ जाना है। सुबह ही सुबह है, प्यारा सा सुबह और प्यारे से सवाल जवाब को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं और ये झंडे का पर्व आपको मुबारक हो। चलते हैं, आइएगा क्वेश्चन देखते हैं। पहला, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो एक चीज समझना, हम लोग जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में और आपके डिफेंस के एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिले हैं। तो आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना है। अगर मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं बेटा, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला बनता है C6H6 इसका फॉर्मूला बनेगा, C6H6 इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा। अगर मैं C6H6 की बात करता हूं तो ये क्या होता है, तो जरा देखिएगा, C6 बनता है और भैया H6 इसका फॉर्मूला देखने के लिए आपको मिलेगा। क्या बताया, C6 और H6 आपको इसका फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की बात करूं कि किस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, तो देखिएगा ये क्या है भैया, इसका डायग्राम बनेगा। बेंजीन का डायग्राम अगर आपने कहीं देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो ये देख लीजिएगा, यही होता है भैया बेंजीन का डायग्राम। कुछ इस प्रकार से इसमें C6H6 देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे ना, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक, इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। अभी ये कंप्लीट डायग्राम हमारा बन करके तैयार नहीं हुआ। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा भाई, और क्या है, ये भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर जो बंद बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, ये हालांकि थोड़ा सा तिरछा बन गया है, इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे ना तो आप लोग केवल इतना सा कर सकते हैं कि इसको यहां से हटाएंगे और यहां से हटाने के बाद ऐसे करके यहाँ लगा देंगे, तब ये सही आ जाएगा। आ गया सही, बोलो सर आ गया। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये आपका होता है क्या, बेंजीन का डायग्राम। ये डायग्राम बेंजीन का बनता है। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 6 सिग्मा बंद होते हैं, 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा बंद होते हैं एवं 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद होते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बंद की बात कर रहा है बेटा, तो सिग्मा जो बॉन्ड होता है याद रखना है आपको कि वो कितने होते हैं सिग्मा बॉन्ड।
अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं और पाई बंध की बात करता हूं तो देखो जरा, जहां पर एक एक लग रहा है वो तो हमारा सिग्मा होगा, और जहां पर डबल लग रहा है वो हमारा पाई बंध होगा। देखो यहां पर ये क्या है, ये सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई बंध है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, और यहाँ पर एक पाई बंध है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है और एक पाई बंध है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है बेटा, यहाँ पर सिग्मा बंध बना हुआ है ना, और यहाँ पर सिग्मा बंध बना हुआ है, यहाँ पर सिग्मा बंध बना हुआ है। इन्हें जरा जोड़ के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हमारा बनेगा क्या? 12। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो देखो 12 तो सिग्मा बंध आ गए, और यहां पर क्या है, 3 क्या आ जाएंगे? पाई बंध आ जाएंगे। अगर पाई बंध की आप बात कर रहा है ना आपसे, तो पाई बंध कितना आएगा भैया? पाई आएगा 3, है ना। पाई बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा बेटा? 3 होगा। टोटल मिलाकर के हम लोग आंसर क्या कर देंगे? इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इज द करेक्ट। ठीक है, चलो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उन शराब त्रासदियों में निम्नलिखित परिणाम अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। मतलब कोई भी शराब त्रासदी की बात कर रहा है, एल्कोहल की बात कर रहा है, और एल्कोहल को जब आप पीते हैं तो उससे क्या हो जा रहा है भाई? आपको पागलपन की समस्या आने के लिए, अंधता आने का मतलब आपकी आंखें खराब हो रही हैं। वो ऐसा क्या है वो पूछा जा रहा है। एथिल एल्कोहल को कहते हैं, मैथिल एल्कोहल को कहते हैं, बेंजीन एल्कोहल को कहते हैं, या फिर भैया एथिल एल्कोहल को कहा जाता है। तो व्हाट इज द करेक्ट हियर? अगर हम लोग बेटा इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना हमारा एक मेथाइल एल्कोहल, जब हम मेथाइल एल्कोहल की बात करते हैं तो मेथाइल एल्कोहल क्या है? एक शराब की भांति ये गंध देता है। क्या देता है भैया? ये शराब की भांति इसमें क्या होती है मेरे भाई? गंध आती है। याद रखेंगे इस बात को भैया, क्या आती है बेटा? इसमें गंध आती है शराब की भांति। और ये क्या है? सबसे विषैला होता है, जिससे अगर हम लोग इसे पीते हैं ये क्या होगा? ये सर्वाधिक विषैला होता है ना। मैंने क्या बताया? सर्वाधिक विषैला होता है ये। सर्वाधिक विषैला मतलब विष ज्यादा है इसके अंदर, याद रखेंगे, सर्वाधिक विषैला। ठीक है, इसकी वजह से क्या है? इसको पीने से क्या होता है भैया? अंधता आ जाती है, अंधे हो जाते हैं हम लोग, है ना। क्या आ जाएगा? अंधता आ जाएगा भैया। इसकी वजह से क्या है? पागलपन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? पागलपन की समस्या आ जाती है। और भी अत्यधिक अगर हम इसको पी ले रहे हैं तो भैया क्या है? इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये मृत्यु का चांस भी बन जाता है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया मेथिल एल्कोहल इज द करेक्ट हियर, यहाँ पर सही जवाब आपका मेरे भाइयों क्या चला जाएगा? डी इज द करेक्ट। तो यहाँ पर आपको आंसर डी करना था। जो शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता देखने के लिए मिलती है, पागलपन है, वो हानिकारक पदार्थ मेथिल एल्कोहल इज द करेक्ट। आइएगा अगला प्रश्न, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, अब बात देखो, पानी का तेल आपने देखा होगा, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा, सॉरी मिट्टी का तेल कह रहे हैं। अगर मिट्टी के तेल को अपन लोग क्या कर लें, जैसे आपने पेट्रोल देखी है ना, पेट्रोल को लिया आपने और किस पर डाल दिया भाई? पानी के ऊपर डाल दिया, तो पेट्रोल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अब जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वही क्या है? ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर क्या है? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। अगर पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा ना, ऊपर तैरेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान से देखो सभी बच्चे, तो ये क्वेश्चन तो गलत है। ऑप्शन, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, बराबर होगा तब भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा भैया? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है ना, जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो ऊपर क्या है? तैर रहा होगा। तो ये सिंपल सी बात है, आप जानते हैं इतनी सी बात को। तो भैया जब तेल और पानी को मिला दें तब तेल भी ऊपर तैर रहा होता है ना, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके पृष्ठ तनाव के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट्स आपको एकदम प्यारे से रूप में क्लियर हो गए होंगे।
अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखो, ये सारे क्वेश्चन है ना जो हम लोग कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है मेरे भाई जो अक्सर करके आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले, अक्सर करके आपके एग्जाम में आते हैं पूछने के लिए, और यहां से ही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं। तो आप कृपया करके इनको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर। देखो यहां पर बात कर रहा है भैया बायोगैस। बायोगैस की अगर मैं बात करूं बेटा तो जैसे गोबर गैस से बना, गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस कहते हैं ना, तो यहां से ये बन सकती है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो पहले का आंसर हमने लगा दिया भाई, कौन सा, बी लगा दिया, जो भी है। अगर देखो डीडीटी की बात करें, डीडीटी का छिड़काव आपने देखा होगा कि हम फसल वगैरह के अंतर्गत कर रहे होते हैं, कीटाणु वगैरह को मारने के लिए हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डीडीटी का जो प्रयोग है वो कीटाणु नाशक हो जाएगा। तो डीडीटी को हमने किससे मिला दिया भैया, इससे मिला दिया। किससे मिला दिया भाई, कीटनाशक से मिला दिया। अब निकोटिन ले लो और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जब हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करते हैं ना बेटा, तो ये हृदय का विकार है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसकी होती है, हृदय विकार की होती है। तो ये भी बात आपने समझ ली। अब इसके बाद बचा है निकोटिन, और निकोटिन की बात करें तो ये तंबाकू के अंदर पाया जाता है बेटा, निकोटिन। तो ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो भैया कौन सा सुमेलित है, दूसरा और चौथा जो है हमारा सुमेलित है। अब दूसरा और चौथा मतलब डी आंसर बेटा आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर डी इज द करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। यहां पर जब हम लोग ECG की बात किए तो एक और पॉइंट मुझे यहां डिस्कस करना चाहिए, जैसे EEG कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, EEG। और EEG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है बेटा। सही आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। और ये क्या है, ब्रेन की क्रियाविधि का पता लगाता है। किसका भैया, ब्रेन मतलब मस्तिष्क की क्रियाविधि। ये क्या भैया, मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाएगा, मस्तिष्क के विकार का पता लगाएगा, है ना भाई, मस्तिष्क के विकार का ये पता लगाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा भाई। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग करेंगे फटाफट से, है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, आजादी के वो मत वाले। चलो आइएगा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा प्रश्न है। अब इसका मतलब है कि आपको ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और इसके फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो फॉर्मूला आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड, है ना, अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना नाइट्रिक एसिड की, तो भैया इसे HNO3 के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो HNO3 बनेगा। नाइट्रिक एसिड क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 होता है। क्या होगा भैया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर मैं बात करता हूं भाई, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक का HCl होगा। उपयुक्त सभी। ये कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है, देखो O आ रहा है तो दोनों में ऑक्सीजन हो गया, केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं है। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी सी। तो सी का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता हूं, HCl की बात कर रहा हूं, तो देखो HCl बड़ा प्यारी चीज है। ये हमारे शरीर के अंदर भी मिलता है भैया। कहां पर होगा, ये आमाशय में होगा, है ना, आमाशय में निकलता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये क्या करता है, यह आमाशय के अंदर क्या करेगा भाई, जीवाणुओं का, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है भैया। क्या कर रहा है, हानिकारक जीवाणु, है ना, हानिकारक जीवाणु का भक्षण करता है। याद रखेंगे इस वाली बात को, ठीक है। और देखो भैया, और ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है भाई मेरे। क्या करेगा, भोजन का पाचन करेगा बेटा, है ना, भोजन का पाचन। ये क्या करेगा भाई, भोजन का पाचन करेगा, भोजन का पाचन भी करेगा। और ये क्या करेगा मेरे भैया, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अन्य एंजाइम जो होते हैं ना उनकी क्रिया को तीव्र करता है। अन्य एंजाइम की क्रिया को बेटा तीव्र करता है। कौन, यही जो HCl है, जो हमारे आमाशय में निकलेगा
और इसकी वजह से क्या है, भोजन खट्टा होगा, और जब भोजन खट्टा होगा तो एनोदर एंजाइम जो है ना वो भी बाहर जल्दी से तीव्र गति से निकलेंगे। क्या करेगा ये, भोजन को बेटा खट्टा करेगा। ठीक है भाई मेरे, ये भोजन को खट्टा करेगा। तो यहां पर आंसर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न। आंसू गैस कौन सी होती है ये पूछा जा रहा है आपसे। मतलब इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर कहां पर कर लेते हैं भाई, आंसू गैस का जैसे भीड़ वगैरह होती है ना उसको हटाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, और कहीं कहीं जैसे प्रोटेस्ट होते हैं छोटे मोटे, उनको हम हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग कर लेते हैं। तो कौन सी गैस है, अमोनिया है, क्लोरीन है, या हाइड्रोजन कार्बाइड है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है? बताइएगा आंसर क्या होगा भैया। चलो फटाफट से देखो, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जो आंसू है ना, आंसू इसकी बात करें तो आंसू जो निकलता कहां से पता है आपको? आंसू जो है हमारी आंख के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, आंख में ग्रंथि होती है, आंख में क्या होती है, ग्लैंड होती हैं, और आंखों के अंदर जो ग्लैंड होती है ना उनका नाम क्या होता है, लेक्राइमल ग्रंथि होती है। कौन सी होंगी, लेक्राइमल ग्रंथि होती है बेटा। और लेक्राइमल ग्रंथि की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आंसुओं का स्रावन करती हैं, है ना। आंसू का क्या करेंगे भैया, श्रावण करती हैं, मतलब सीक्रेशन करती हैं। ये किसका, आंसू का। तो आंसुओं का सीक्रेशन करने के लिए लेक्राइमल ग्रंथि जिम्मेदार होती है, जो हमारी आंख के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ये जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना, इसके पास लेक्राइमल ग्रंथि होती है, यहाँ से आंसू निकल के आता है फिर। तो कहने का मतलब है कि ये लेक्राइमल ग्रंथि है। लेकिन हमारी आंखों के अंदर कोई गैस चली जाती है, उस गैस के मतलब जैसे कि मान के चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन कौन सी गैस ऐसी हैं जो हमारे आंखों के अंदर जाकर के हमें आंसुओं के श्रावण के ऊपर बात करते हैं। जैसे एक गैस होती है आपके लिए अगर हम बात करते हैं भैया, तो एक होती है एक्रोलिन, और एक होती है अल्फा क्लोरो एसीटिफिनोन, है ना। एसीटोफिनोन, एसीटो लिखना भाई, एसीटोफिनोन, है ना, एसीटोफिनोन। ठीक, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन एक गैस है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया भी है जो हमारी आंखों के अंदर आंसुओं का स्रावन करेगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो एक है हमारी एक्रोलिन, है ना, एक्रोलिन। तो ये सारी हैं जो हमारी आंखों के अंदर से आंसुओं का स्रावन करती हैं। यहां पर बेटा आंसर आपका क्या चला जाएगा, ए इज द करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आप सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक्रोलिन ऑप्शन में हो, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन ऑप्शन में हो, अमोनिया हो, आंसर कर देंगे। तो यहां पर आपको अमोनिया ही दिखाई दे रहा है, तो अमोनिया इज द करेक्ट। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा? अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है और आता है पूछने के लिए। सल्फर हेक्साक्लोराइड की जब मैं बात करूं तो SF6 इसका फॉर्मूला बनता है भैया। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछ ले, SF6 बनता है। मतलब सल्फर के साथ में जो फ्लोरीन है वो 6 जोड़नी है आपको, बस वही इसकी क्या है, आकृति बन जाएगी। तो देखो 6 जोड़ दो, F F F और क्या भैया F, ये कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। और जोड़नी कितनी है आपको, 6। अगर 6 जोड़नी है तो एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहां से और इसको भी हटाओ यहां से। 6 जोड़नी थी ना, तो कुछ इस प्रकार से इसका आकार बनेगा, F F F और F। ठीक है, ये इसका आकार बनता है। और इसी आकार को अगर हम लोग देखें तो अष्टफलकीय आकार कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इसे अष्टफलकीय आकार के नाम से जानेंगे। तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा इसका आकार कैसा होगा भैया, अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसका आंसर आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। अरे समझ में आ रहा है ना इतना सा? चलो बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दें भाई,
आज तो स्वतंत्र है आप शेयर करने के लिए, तो शेयर करिएगा फटाफट तरीके से, है ना। चलो, 15 अगस्त 1947 से ही स्वतंत्र हो गए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। बहुत बढ़िया बात। चलिएगा भाई, आइएगा अगला क्वेश्चन। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत होता है भाई। गोल्डन चावल की बात कर रहे हैं बेटा, बताओ गोल्डन चावल किसका होता है। देखो, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो विटामिन डी है ना, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहेंगे भैया इसे? कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहेंगे भैया इसे। क्या कहेंगे भाई? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसकी कमी से जो रोग होगा हमको, वो क्या होगा बेटा? रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स नाम का रोग होगा। लेकिन इसकी कमी से जो अडल्ट के अंदर जो रोग होता है मेरे भाई, अडल्ट में, अडल्ट का मतलब होता है वयस्क व्यक्ति, वो उसमें क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया। क्या होगा? ऑस्टोमलेशिया। तो वो ऑस्टोमलेशिया नाम का रोग होगा। ये कहाँ पर होता है? ये बच्चों में होता है मेरे भाई। किस में होता है बेटा? ये बच्चों में होता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं बेटा। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उस रोग का नाम क्या होता है? स्कर्वी। क्या होगा बेटा? स्कर्वी नाम का रोग होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। विटामिन B12 की बात करता हूं तो विटामिन B12 को देखें तो विटामिन B12, इस B12 की चर्चा करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है भैया? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से अगर मैं रोग की बात करता हूं तो भैया रोग कौन सा होता है भैया? तो रक्त अल्पता हो जाती है भैया, रक्त क्षीणता हो जाती है, एनीमिया, रक्त अल्पता कह लो या फिर उसी को रक्त क्षीणता कह लो। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है भैया? विटामिन ए रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल होगा। और ये जो रेटिनॉल होता है ना, इसकी कमी से जो हमें रोग होता है वो रिकेट्स ना, क्या होगा भाई? रतौंधी नाम का रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रतौंधी। तो रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है पता है आपको? रतौंधी रोग में क्या होगा भाई? देखो, रतौंधी है ना, तो रतौंधी रोग में क्या होता है बेटा कि हमें अंधेरे में देखने की क्षमता जो है हमारी खत्म हो जाती है। मतलब थोड़ा सा धुंधलापन सा देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो सिंपल सी बात इतनी सी है आपको। कितनी सी बात है मेरे भाई? तो वो बात इतनी है कि आपने क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन राइस, इसके सबसे अच्छा स्रोत किसका कौन सा, ये पूछ रहा है। तो भैया ये जो गोल्डन राइस होता है ना, ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का। किसका भाई? विटामिन ए का। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ए इज द करेक्ट। अगर गोल्डन राइस ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर क्या करना है आपको? फिर आपको करना है भैया, जब गोल्डन राइस ऑप्शन में नहीं होगा देन योर राइट आंसर विल बी कैरेट, मतलब गाजर। तो गाजर भी क्या है हमारा? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लेकिन गोल्डन राइस ऑप्शन में तो पहले गोल्डन राइस को ही हम आंसर करेंगे। अब यहां पर एक चीज समझना आप लोग, जैसे मान के चलो आपने यहां पर विटामिन डी का समझा, तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या होगा भाई? विटामिन डी का इसका होता है सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश ले लो, है ना, प्रातः कालीन सूर्य का प्रकाश, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। लेकिन आंवला की अगर मैं बात करता हूं तो आंवला जो होता है ना, आंवला क्या होता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। और इसका क्या है भैया? गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का, और इसके साथ साथ गाजर भी होती है। क्या है? गाजर भी इसका अच्छा स्रोत होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ जाएं। भैया आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। और विटामिन वाला जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना भाई,
110% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन वहां से। तो जरूर उस बात पे फोकस करिएगा जो हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि विटामिन जो है वो दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन होगी और एक भैया वसा में घुलनशील विटामिन होगी। जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो बी और सी होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती है, ए डी ई और के होती है। ठीक है ना, तो वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। सही आंसर आपका क्या होगा ये आपको देखना है। बताओ भाई। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बेटा? 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल के अंदर। कितनी है भैया? अगर एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें इसको तो कितनी होती है? अगर एग्जैक्ट की मैं बात करूं तो ये होती है 20.95%। इतनी प्रतिशत मात्रा होती है किसके अंदर? एटमॉस्फेयर में। किसकी भैया? ऑक्सीजन की। वहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है भैया 78% होती है। वहीं पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं मेरे भाई तो ये कितनी हो जाती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। आर्गन गैस को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये कितनी होती है? 0.93% ये होती है। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम का आंसर आप क्या कर देंगे भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द करेक्ट ही है। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बता दूं कि इस सेशन से जो हम आज का सेशन कर रहे हैं, इस सेशन से श्योरिटी के साथ आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में भैया जरूर आएंगे, है ना। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना तो जरूर याद करेंगे कि राहुल सर आपने जो प्रश्न कराए थे वो 100% देखने के लिए मिले, और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ज़रूर आप इसको पढ़िएगा। टोटली क्वेश्चन फंसाएंगे, आप चिंता ना करें। हालांकि हम बहुत कम क्लास ले पा रहे हैं आपके बीच में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए वो सारे प्रश्न करा सकूं, वो सारी चीज़ें करा सकूं इन आखिरी टाइम में जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भैया। आंसर करके बता दीजिएगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा आंसर इसका। कह रहा है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है बेटा, तो नाइट्रोजन की जब बात कर रहा है ना तब आपको विचार ज्यादा करना ही नहीं है, सिंपल सी बात कर दो, लगा दो आंसर 78 से 79% सर जी। ठीक है, चलो आइएगा अगला क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अब भोपाल गैस त्रासदी हुई, इस भोपाल गैस त्रासदी में बड़ी समस्याएं हुई, दिक्कतें हुई, परेशानी आई। अब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी भैया 2-3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है जो आता है पूछने के लिए। ठीक है, भोपाल के अंदर आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, वहाँ पर ये त्रासदी आई, उसके कारण हजारों लोगों की जानें गई। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है भैया। पीतवर्ण सिरा येलो वाइन डिजीज करके नाम है इसका, और ये भिंडी के अंदर पूछ रहा है कि किसके कारण होती है। तो ये माहू से होती है, सफ़ेद मक्खी से होती है, या फुंदका से होती है। फुंदका क्या होता है यार? और कवक से होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। चलो आंसर कर दो भैया, किससे होती है भाई? देखो ये क्या है, सफ़ेद मक्खी जो है ना, ये इसका भाग होती है। सफ़ेद मक्खी क्या करती है भैया? इसका भाग कहलाती है, या फिर इसको बनाने का कारण होता है सिरा, जो वर्ण पीत वर्ण है, इसे येलो वैन मोजिक के नाम से भी जाना जाता है। एक विषाणु होता है भैया, ठीक है। येलो मोजिक है ना, MOSAICE। ठीक,
ये क्या है, एक वायरस का नाम है, ये विषाणु का नाम है जिसके कारण से ये रोग देखने के लिए होता है। तो व्हाइट फ्लाई यहाँ पर आंसर आप लोग करेंगे भैया, ठीक है। व्हाइट फ्लाइज का आंसर आप लोग कर देंगे भाई। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये जो प्रश्न है ना हम जो देख रहे हैं, उस प्रश्न पर चलने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑलरेडी आपके उत्कर्ष एप्लीकेशन पर 78% का डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ 17th इंडिपेंडेंस डे। जो आप अपना 15 अगस्त 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में आपके अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन पर डिफेंस के लिए या फिर किसी भी अनदर एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 78% ही डिस्काउंट आपको दिया गया है ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन कोर्सेज पर। लेकिन मेरे भाई उसके साथ साथ आपको पता है कि सर का बर्थडे और निर्मल जी सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और इस 13% के अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ साथ ही आपको क्या मिलेगा भैया, ये 100% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो डिपेंड करता है आपके बैच की कॉस्ट वैल्यू क्या है। और ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको 100% रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको इन फ्यूचर अगर आप कोई अनदर कोर्स परचेज कर रहे हैं उत्कर्ष एप्लीकेशन पर तो आपको वहाँ पर ये हेल्प करेंगे और वहाँ पर आपको ये सीधा सीधा पैसे को डिडक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनिश्चित ही आज ही आप जाइएगा प्ले स्टोर पर और उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और देन इनरोलमेंट लीजिएगा हमारे साथ। और वहाँ पर पढ़ते हैं थ्योरी की क्लास जिसमें आपको एक एक चीज़ को कराया जाता है खल्लास, और उसी से होते हैं हम सिलेक्शन में पास। आइएगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई कि ये 13 तारीख से चल रहा है और अगले 21 तारीख तक ये आने वाला है। मतलब 13 से 21 का ही इस शिक्षा महोत्सव में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप ज़रूर इसको लीजिएगा। उसके बाद कोर्स की फीसेस जैसे थी वैसे हो जाएगी। तब तक आप इस फ़ायदे का लाभ उठा लें, तब तक आप एनरोलमेंट ले लें, जिससे आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपने को साकार कर सकें और एक अपने लक्ष्य को ऊंची उड़ान दे सकें। आइएगा प्रश्न को लेकर के चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमोदृष्ट किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसमें बात करता हूं पहले अपनी तरफ से 2-3 बातें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष की बात करते हैं। पहला पॉइंट समझना, अंतर्राष्ट्रीय है ना भैया, अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास पर्यटन वर्ष जो घोषित किया गया वो 2017 को किया गया था। किसको किया गया था भैया? 2017 को। जो अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष, ऐसे लिखना, सतत पर्यटन विकास वर्ष, सतत पर्यटन विकास। देख रहे हो भाई क्या लिखा जा रहा है? विकास वर्ष 2017 को घोषित किया गया। अगर मैं बात कर रहा हूं 2016 को, तो 2016 को भैया दलहन वर्ष के रूप से, दलहन वर्ष के रूप में भैया इसको घोषित किया गया है ना। क्या किया गया? दलहन वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया। वहीं पर मृदा वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो मृदा वर्ष 2015 को भैया मृदा वर्ष के नाम से घोषित किया गया। मृदा वर्ष है ना भाई, ये मृदा वर्ष है जो इसे घोषित किया गया।
अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक और 2011 की बात कर लेते हैं मेरे भैया, जो है रसायन विज्ञान वर्ष के नाम से जाना गया है। 2011 को भैया रसायन विज्ञान वर्ष है ना, रसायन विज्ञान वर्ष के नाम से जाना गया, रसायन विज्ञान वर्ष के नाम से यहाँ पर घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ प्रकाश प्रौद्योगिकी वर्ष भी इसी को घोषित किया गया है ना, प्रकाश प्रौद्योगिकी वर्ष भी इसी को घोषित किया गया 2011 को। किसको भैया? 2011 को। लेकिन यहां प्रश्न आपका क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस के रूप में जिसे जाना गया उसका नाम क्या होगा बेटा? 2011। तो 2011 को किस नाम से जाना गया है? अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के नाम से जाना गया। चलो आइएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड और ब्राजील की बात हो रही है भैया। आंसर आपको करना है कि क्या आंसर इसका सर जी सही होगा, बताइएगा फटाफट से। गैसोलीन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो गैसोलीन क्या है ना, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है सर गैसोलीन क्या है। तो एक चीज समझिएगा, मैं गैसोलीन को देखें तो देखो जो गैसोलीन है हमारे पास में, गैसोलीन, अब ये जो गैसोलीन होती है ना, इसको समझना ढंग से। इसमें गैसोलीन में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोल भी इसमें होती है ना गैसोलीन में। और पेट्रोल के साथ साथ इसमें क्या होता है भैया, एथेनॉल भी पाया जाता है। दो चीजें होती हैं, पेट्रोल और क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर जब आप पेट्रोल की बात करते हैं भैया, तो एथेनॉल, देखो पेट्रोल की बात करते हैं तो इसमें पेट्रोल की मात्रा कितनी होती है बेटा? 90% पेट्रोल की मात्रा होती है। और एथेनॉल की बात करते हैं तो भैया कितनी होती है? 10% इसमें एथेनॉल होती है। अगर आपसे पेट्रोल की बात करें तो इसकी जो गुणवत्ता मापी जाती है ना, इस पेट्रोल की गुणवत्ता, इसकी पेट्रोल की जब गुणवत्ता आए तो आपको आंसर क्या करना है भैया? ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है इसकी गुणवत्ता, है ना। गुणवत्ता जो होती है वो ऑक्टेन नंबर में होती है, ऑक्टेन नंबर में होती है भैया। ठीक है, इसकी गुणवत्ता कैसे मापेंगे भाई? ऑक्टेन नंबर में। चलो अब देखो जो पेट्रोल है इसमें एथेनॉल को क्यों मिलाया जाता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं कि पेट्रोल में एथेनॉल को क्या करने के लिए मेरे भैया, एथेनॉल को, इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल को प्रदूषण कम करने के लिए मिलाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रदूषण कम करने के लिए डाला जाता है या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। अब एक और प्रश्न बनता है ना आपसे कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो आंसर क्या करेंगे भैया आप लोग? ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। किस में? ऑक्टेन नंबर में। अच्छा, और इसको क्या है, ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया क्यों जाता है? तो उसके पीछे का कारण भी समझ में आ गया। अब यहां पर बात कर रहा है कि किसने मिलाने से, 1976 की बात है। 1976 में भाई मेरे क्या हुआ कि गैसोलीन में ब्राजील ने, किसने भैया? ब्राजील ने इसको मिलाने से मना कर दिया 1976 में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य कर दिया था? कानूनन अनिवार्य कर दिया था मतलब मिलाया ही जाएगा। तो ये किसने भैया? ब्राजील। ब्राजील ने क्या किया? इसको अनिवार्य किया था। आंसर आपका बेटा यहां पर डी हो जाएगा। दो तीन बातें आपको पता चली हैं कि एथेनॉल कितना मिलाया जाता है, पेट्रोल कितनी होती है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है और इसको क्यों मिलाया जाता था, ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। आइएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है?
अब सही सुमेलित कौन सा है, ये प्रश्न आपको भैया देखना है यहाँ पर। बताइएगा आंसर करके मेरे भाई, क्या सही सुमेलित होगा इनमें से, करेक्ट कर दीजिएगा फटाफट से। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, मैंने अभी अभी बताया था कि 2-3 दिसंबर रात 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई जिसमें आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और उसमें कई हजार लोगों की जानें गई। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कौन सी है? भोपाल गैस त्रासदी है। अगर मैं अम्ल वर्षा की बात करता हूं तो H2SO4 प्लस HNO3, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा, ये अम्ल वर्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं भैया। अम्ल वर्षा इन्हीं से होती है। तो यहाँ कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का काम क्या है और फ्लोराइड प्रदूषण क्या है। अगर आपसे फ्लोराइड प्रदूषण की बात कर रहा है मेरे भाई, तो इसकी वजह से क्या होगा? फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर क्या दांतों में दिक्कत आने लगती है फ्लोराइड प्रदूषण से। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा, इसकी बात करें तो अम्ल वर्षा के लिए आवश्यक होगा। ओजोन रक्तता क्या है? चर्म कैंसर होती है भैया। अगर ओजोन डिप्लेशन देखने के लिए मिल रहा है, ओजोन का हास्य देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें क्या होगा? अल्ट्रावेव रे आएंगी और अल्ट्रावेव रे आते हुए हमारे स्किन के अंदर प्रवेश करेंगी और हमारी स्किन में वो क्या कर देंगी मेरे भाई? हमारी स्किन के अंदर वो हमें कैंसर जैसी समस्याओं से ग्रसित कर सकती हैं। अब आप कहेंगे सर ये अल्ट्रावेव रे क्या है? तो सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश होता है बेटा, उस सूर्य के प्रकाश के अंदर अल्ट्रावेव रे आती हैं। यूवी रेज जिन्हें हम लोग कह रहे हैं, उनको पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जानते हैं। अब वो पराबैंगनी किरणें जब आती है ना, तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत घातक होती हैं। तो उसी अल्ट्रावेव को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? एक ओजोन लेयर पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? जब ऑक्सीजन का कोई एक अणु किसी ऑक्सीजन के स्वतंत्र अणु से क्रिया करता है तो O3 का निर्माण हो जाता है और O3 का निर्माण ही हमारा ओजोन लेयर कहलाता है बेटा। तो ओजोन लेयर क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अब यहां पर कह रहा है कि रिक्तता हो रही है। रिक्तता का मतलब क्या भैया? डेप्लेशन हो रहा है। डेप्लेशन का मतलब क्या भैया? उसकी कमी आ रही है। तो कमी आएगी तो भैया अल्ट्रावेव रे ज्यादा आएंगी और अल्ट्रावेव रे जब हमारी स्किन पर आती हैं तो स्किन में ज्यादा अल्ट्रावेव रे जाने से हो सकता है कि स्किन के अंदर कैंसर जैसी समस्या आ जाए, जिसे स्किन कैंसर के नाम से जानते हैं, और स्किन कैंसर का कारण अल्ट्रावेव रे हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो भैया डी वाला ही तो सही सुमेलित है, बाकी तो मैंने ऊपर नीचे मिला करके दिखाया आपको। तो डी आंसर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? इतना सा बताओ, फटाफट से बताओ भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार सेशन जरूर लाइक होना चाहिए, है ना। और ये लाइक की संख्या और आपके अपने मित्रों को बुलाने की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बुला करके क्लास में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको दीजिएगा और इस झंडे का सम्मान करते हुए अपने सम्मान के साथ जीना चाहिएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस कल्चर में, हम लोग इस भारत वर्ष के अंदर जन्मे हैं। ठीक है भाई, आओ। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है भैया। अब ये कह रहे हैं कि कार की जो बैटरी वगैरह होती है उसमें क्या डाला जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, चलो आंसर कर दो जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला प्रश्न। अग्निरोधक सामग्री संबंधित होती है जिप्सम से, पीओपी से, या कंक्रीट से, या फिर मोटर से? बताइए भैया। अग्निरोधक सामग्री जो है वो किससे संबंधित होती है? आंसर पूछ रहा भैया।
अब जरा देखिएगा यहां पर क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, जिप्सम की, ठीक है, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या करती है, ये सीमेंट में मिलाई जाती है। किस में मिलाई जाती है भैया? सीमेंट में। और सीमेंट में से इसलिए मिलाते हैं, ये सीमेंट में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है जिससे उसके जमाव के समय में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सीमेंट के कट्टों में सीमेंट नहीं जमता, किसके कारण? जिप्सम के कारण। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई सीमेंट, और सीमेंट के साथ क्या मिलाया जाता है भाई? सैंड, है ना। सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट प्लस सैंड मिला दें, मिट्टी मिला दें, तो ये क्या है? मोर्टर बन जाता है ना। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और बात अगर आपको समझनी है यहां पर, तो एक और चीज यहां पर समझेंगे कि सीमेंट के साथ रेत और बजरी मिलाएंगे ना। जब सीमेंट के साथ आप लोग रेत और बजरी मिलाएंगे, सीमेंट प्लस रेत, रेत प्लस बजरी, इनको मिलाने से जो बनता है ना भैया, वो क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। ठीक है। अब कह रहा है कि अग्निरोधक में, अग्निरोधक की बात करें भैया तो क्या है? CaSO4, ये POP है ना, POP जो होती है भैया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये है। और इसका ही यूज कहां पर किया जाता है भैया? अग्निशामक संबंधित है। ठीक है भाई, POP CaSO4 इंटू हाफ H2O इज द करेक्ट हियर। तो यहां पर यही आंसर आपका बेटा सही चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सी गैस है जो अग्निशामक में बेटा काम आती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलो फटाफट से। तो आपने CO2 के बारे में सुना होगा, यही काम आती है भैया। ठीक है, आग को बुझाने के लिए। तो CO2 गैस करेक्ट यहां पर आंसर आपका देखने के लिए मिल जाएगा। क्या आंसर होगा भैया? ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट हियर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया भाई। आइएगा अगला प्रश्न। कोहरे में, कोहरा जो फॉग होता है ना, उसकी बात कर रहा है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा जो है वो किस किस का मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि फॉग जो होता है ना, और धुंध होती है, और क्या उसमें बादल होते हैं। तो पहले तो ले लो आप लोग उसमें फॉग, फॉग जो हमारा होता है मतलब कोहरा, है ना। एक तो फॉग हो गया, फॉग के साथ साथ क्या भैया उसमें मिस्ट आती है, जिसे धुंध कहते हैं, है ना। मिस्ट आती है, धुंध कहते हैं। और क्या आ जाएगा भाई? क्लाउड आ जाएगा, CLOUD, क्लाउड। फॉग मतलब कोहरा कहेंगे हम लोग, कोहरा। मिस्ट मतलब धुंध कहेंगे, धुंध, है ना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा धुंध छा गई है। क्लाउड मतलब क्या कहेंगे भैया? बादल कहेंगे। मैं हर उस बादल का पानी हूं। चलो भाई, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? ये सबको मिला दें, तो इसको मिला दो, कोहरे को, धुंध को मिला दो भैया, और इसको बादलों को देख लो। तो ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई? एक प्रकार से इसके बीच में एरोसोल बन जाता है ना भाई। अब ये क्या आता है? गैस है कुछ तो इसमें भाई, गैस। और गैस के साथ में क्या आ गई बेटा? नमी आ गई, नमी। गैस प्लस नमी हो गई। और नमी क्या होता है भैया? ये होता है द्रव। तो आंसर तो निकल आया आपका, गैस प्लस द्रव हो जाएगा, है ना। द्रव में गैस कह लो या फिर गैस प्लस द्रव कह लो। कहाँ? गैस प्लस द्रव। गैस में द्रव होता है, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई? द्रव में गैस नहीं, गैस में द्रव होगा।
तो एक तो गैस में द्रव हो गया और इसी में क्या ये सब मिला मिलू जुला करके सब एरोसेल बन जाते हैं। तो आंसर क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, लिक्विड इन गैस होगा क्या? गैस इन लिक्विड होगा क्या? तो भैया ए आपका आंसर यहाँ सही जाएगा। आ जाओ, नीला थोथा। नीला थोथा मतलब ब्लू बिटरल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको नीला थोथा के साथ साथ आपको भैया सफ़ेद थोथा भी पता होना चाहिए, आपको नीला थोथा भी पता होना चाहिए और आपको भैया यहाँ पर हरा थोथा भी पता होना चाहिए। ये तीनों ही बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आइएगा, जैसे CuSO4 की बात कर रहे हैं, है ना, CuSO4 इंटू 5H2O, ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ मेरे भैया, वो क्या हो जाएगा? FeSO4 इंटू 7H2O। तीसरे की अगर मैं बात करूँ मेरे भैया, ZnSO4 इंटू 7H2O, ये तीसरा हो गया। अब इन तीनों की बात करते हैं तो किसको क्या बोला जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर सल्फेट को ही हम लोग नीला थोथा कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? नीला थोथा कहेंगे। ये नीला थोथा हो गया। FeSO4 इंटू 7H2O की बात कर रहे हैं तो FeSO4 इंटू 7H2O जो होता है हमारा भाई, इसको अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा भाई? ये हरा थोथा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ये हरा थोथा होगा, हरा थोथा बनेगा। वहीं पर ZnSO4 की बात करते हैं तो ये क्या भैया? ये सफेद थोथा बनता है। इसे व्हाइट विट्रल कहते हैं, सफेद थोथा ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहां पूछ रहा है कि नीला थोथा क्या होता है, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट कह देंगे ना। क्या समस्या आ रही है बताओ? कॉपर सल्फेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई समस्या हो तो बताओ भाई। आंसर क्या सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। चलो, आयरन सल्फेट तो हमारा भाई हरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट हो गया। सही आंसर आपका ए हो गया। अरे समस्या आई क्या? ये तीनों ही पॉइंट आते हैं पूछने के लिए और तीनों ही जो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे कंपलसरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। इनको खाते पीसते नाचते गाते खेलते कूदते हर वक्त याद आपको रखने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, चलिएगा आइएगा अगले प्रश्न की ओर। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। बताइएगा, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मोशन देन क्या होगा? किसकी हानि होगी? ऊर्जा की हानि होगी या फिर भैया ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी? ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन बताना है, बहुत इसमें लंबी चौड़ी कथाएं आपको नहीं कहनी है। चलिए भाई, आंसर करके बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होगा। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का एक नियम आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करूं तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि ऊर्जा जो है ना तो कभी खत्म होती है और ना ही कभी खत्म की जा सकती है, ना ही बनाई जा सकती है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए पूरे के पूरे ओवल और संसार वर्ल्ड की जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, जितनी है उतनी ही रहेगी। केवल उसे न तो बनाया जा सकता, ना ही उसे भैया खत्म किया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता। तो क्या है, वो नियत रहती है ओवरऑल ऊर्जा एनर्जी जो होती है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो भैया, उसकी क्या है, ऊष्मा की कोई हानि देखने के लिए नहीं मिलती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। काफी बच्चों ने सही भी किया, धन्यवाद भाई। आओ अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। अब ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जैसे कि माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, है ना। जो कैंडल है वो क्या करती है, वो ऊष्मा ऊर्जा है ना, जो प्रकाश ऊर्जा में बदल रही होती है। चलो, अब यहां पर कह रहा है कि डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनामो क्या करता है भैया?
डायनमो क्या करेगा मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। डायनमो एक कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या भाई? यहां कह रहा है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यहां थोड़ी लैंग्वेज अलग है। डायनमो का कार्य है पूछ रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य है। क्या ही समस्या आ गई भाई, यांत्रिक को विद्युत में करेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आइएगा। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। अच्छा प्रश्न है, आता है पूछने के लिए भैया, अच्छा प्रश्न है और आता है पूछने के लिए। यहां पर कह रहा है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप होता है। देखो सबसे ज्यादा इसका क्या होगा भाई, गलनांक बिंदु देखने के लिए मिलता है बल्ब के अंदर, और इसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए। और इसके तंतु का जो टेम्परेचर को झेलने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, लगभग 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक का होगा, है ना। जब ये जल रहा होगा उस समय की बात है यहाँ पर। ठीक है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर सही होगा। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। LCFL का पूर्ण रूप है, बहुत बढ़िया भाई। CLF के पूर्ण रूप की बात कर रहा है, बताइए भाई। कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, या फिर सेंट्रली फिक्स्ड लैंप होता है, या फिर केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप होता है, या फिर भैया कंडेंसेट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो ये क्या है, CFL की बात करें तो कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा भाई, आपका A इज द करेक्ट। ये प्रश्न भी आ जाता है पूछने के लिए, और कई बार आया है पूछने के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग इसको याद करके रखेंगे भैया, है ना। टॉप 5 की बात करूं तो उसमें टॉप 2 में ये आएगा। ठीक है, टॉप 5 में से दूसरे नंबर पर ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? बोलो सर समझ में आ गई। आ जाओ अगला प्रश्न देखो। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी प्रभावित होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, करके बताएं भाई क्या आंसर होगा भाई। ये क्वेश्चन तो सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया होगा, शायद याद हो तो, है ना। विद्युत धारा क्या है और विभवांतर क्या है? देखो विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करेंगे, विभवांतर को B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे बेटा? B से। अब फॉर्मूला आपको पूछ क्या रहा है, को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति पावर क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। अगर पावर की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, P बराबर क्या होता है, V इंटू I, है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा ये तो बहुत अच्छे से। अब कहना क्या चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जा रहा है। अब हर किसी को 2 कर रहे हैं, विभवांतर को भी 2 कर दो और I को भी भैया 2 कर दो। यही तो कह रहा है, प्रत्येक को 2 गुना कर दो। प्रत्येक को क्या कर देंगे भैया? 2 गुना कर देंगे। अब हमने 2 गुना कर दिया। अब P बराबर क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है भैया, चलो अब एक बात बताओ, इनका इसमें इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू VI। अरे बताओ यार आया कि नहीं आया? अब 4 क्या है, P की वैल्यू क्या है, 4 मतलब 4 आ गई ना। अब 4 आ गया तो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई समस्या आई क्या यहाँ पर, बता दो जरा। सिंपल सा था और नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको कर पाए, कुछ इसमें ओल झोल कुछ ऐसा था नहीं, है ना। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आ जाओ अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कुछ अच्छी बातें। आर्द्रता को नामांकन करने का उपकरण निम्न में से क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोस्टेट लिली की बात करें भैया, ये ऊष्मा मापी होती है। क्या है भैया? ऊष्मा मापी, है ना बेटा, ऊष्मा मापी। ठीक है, किसी भी तंत्र के अंदर ऊष्मा को क्या है, तापमान को नियमित रखता है, ये कह सकते हैं, है ना। किसी भी
तंत्र का तापमान नियमित रहता है ना, नियमित रहता है। ठीक है भैया। चलो, अगर यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, पायरोमीटर के बारे में पता होगा कि जो उच्च तापमान को मापने का कार्य करता है। किसको भैया? उच्च तापमान को ये मापने का कार्य करेगा। वहीं पर अगर आपसे बात की जाती है किसके बारे में, ये हाइग्रोमीटर के बारे में। जो हाइग्रोमीटर होता है ना, ये क्या है, एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये भैया आपकी आर्द्रता को मापने के लिए उपयोगी होगा। आंसर आपका ये सही है। लेकिन सर ये क्या है, जो हिप्सोमीटर होता है ये ऊंचाई को मापने के लिए है ना, ये ऊंचाई मापने का यंत्र होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर सी बात समझ में आ रही है क्या? कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक। मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको कंठस्थ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में भैया ज़रूर और ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। आपको केवल और केवल इनको पढ़ना है बस। आइएगा अगला प्रश्न, सुमेलित करना है, सही सुमेल करना है भाई। एक बार दिमाग लगाओ, देन फिर हम लोग बताएंगे इसको आगे। एक बार फटाफट से दिमाग लगाएंगे और फिर हम लोग आगे इसको करेंगे भैया। अच्छा प्रश्न है, आता है पूछने के लिए बहुत, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो एक यहाँ से प्रश्न जो बन जाता है ना आपके लिए, वो क्या प्रश्न बन जाता है, जैसे मान लो एक प्रश्न बनेगा कि फेदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ना, हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ये 4 प्रश्न आपको यहाँ से क्लियर होंगे। अगर मैं फेदोमीटर की बात करता हूं तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बैरोमीटर वायु का मतलब वायु दाब मापी होता है ये। हाइग्रोमीटर मैंने अभी बताया होगा आपको, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापेगा। अगर अल्टीमीटर की बात करता हूं तो भैया जी अल्टीमीटर ऊंचाई को मापेगा। इसका मतलब है कि 4 1 2 3 आंसर आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। मतलब बी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही चला जाएगा। बताएं कोई समस्या है क्या यहाँ तक? उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो भैया, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। आपने ट्रेन को छोड़ दो यार, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग गाड़ी में बैठे हैं अपनी, और अचानक से आप बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तब तक ड्राइवर साहब ने गाड़ी को एक साथ चलाया, तो झटके से पीछे हटते हैं ना। अरे बोलो, सही कह रहा हूं क्या? सही बात है ना। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गति का पहला नियम। गति के पहले न्यूटन्स गति का जो पहला नियम है मेरे भैया, न्यूटन्स गति का पहला नियम क्या कहता है पता है? न्यूटन्स गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। बहुत अच्छी बात कहता है, मुझे भी अच्छा लगा ये वाली बात सुन के। वो कह रहा है गति का जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है पता है? वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में ही जाएगी, यदि कोई विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही जाएगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाए। इस बात का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों? इस बात का मतलब ये है कि एक प्रकार से हम इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसको? गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व भी बेटा 2 प्रकार का होता है। अब सर जी जड़त्व कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? एक रेस्ट ऑफ इनर्शिया और एक मोशन ऑफ इनर्शिया। मतलब एक आराम का जड़त्व या विराम का जड़त्व कह लो, और एक भैया गति का जड़त्व रहता है। तो जो वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन।
ठीक है। जैसे आपने कभी कभार दिल्ली मेट्रो में यात्रा की हो, कभी आए हो, मौका मिला हो, तो दिल्ली मेट्रो में बड़ा अच्छा लगता है यात्रा करने में। आप भी करिएगा, मौका मिलेगा। जब आप दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो राहुल सर की क्लास ले लिए होते हैं, जिसमें फिजिक्स में गति का पहला नियम पढ़ा लिया जाता है। अब गति के पहले नियम में क्या होता है, दिल्ली मेट्रो में जब आप यात्रा करेंगे तो गति, जिस गाड़ी जिस तरफ चलती है उसमें एक महिला डिब्बा होता है, जिसमें पुरुष यात्रियों का अनिवार्य नहीं होता जाना। अगर पुरुष लोग उसमें यात्रा करते हैं तो उन पर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी और उनको भाई दंडित किया जाता है। तो वहां पर एक अनाउंसमेंट भी बार बार होता रहता है। तो उसमें अनाउंसमेंट होता रहता है बार बार कि पुरुष यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें पुरुष यात्रियों का यात्रा करना दंडनीय अपराध है। धन्यवाद। तो ये अनाउंसमेंट होता रहता है कि गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें पुरुष यात्रियों का यात्रा करना दंडनीय अपराध होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें पुरुष यात्रियों का यात्रा करना दंडनीय अपराध होगा। अच्छा, इसमें जो बच्चे फिजिक्स पढ़ लेते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। अब मान के चलो ये मेट्रो है, ये वाली है ना, ये मेट्रो है ऐसे करके, और इसमें ये डिब्बे बने हुए हैं, छक 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 चलती है ना, ऐसे करके ये मेट्रो चल रही है। अब ये वाला डिब्बा क्या है, ये यहाँ पर तो भैया ये इंजन है, इसको छोड़ दो। अब ये वाला डिब्बा महिलाओं का है और ये वाला डिब्बा महिलाओं का है और ये वाला डिब्बा पुरुषों का है। अब इसमें पूरी में एक ही होता है भाई लाइन, ऐसा नहीं है कि ये डिब्बे अलग अलग होते हो। तो अब क्या है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पर जो फिजिक्स अच्छी पढ़ लेते हैं वो यहाँ खड़े होते हैं, देखो यहाँ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो स्पीड पकड़ती है तो पीछे होंगे, और जैसे ही गाड़ी जब क्या है स्पीड को ब्रेक देती है ना, ऐसे कर जाती है, शू ब्रेक लगती है, ऐसे जाएगी शू, फिर ब्रेक लगेगी। जब ब्रेक लगती है ना तो धर 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 आगे। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी मोशन में थी। ट्रेन के पहिए पर तो ब्रेक लग गई, ट्रेन में तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, लेकिन बच्चों के शरीर में ब्रेक नहीं लगाई। इसीलिए चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर हमारी बॉडी आगे की तरफ धक्का फील करती है, इसीलिए वो लड़के धर 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 अंदर महिला डिब्बे में, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं अरे ओह सॉरी, फिर वापस। कहने का मतलब है कि उन्होंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है, उन्हें पता है कि मैं यहाँ खड़ा होना तभी महिला डिब्बे में प्रवेश कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? मैं जो कहना चाह रहा हूं समझिएगा उस बात को। तो यहां पर क्या आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है और उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है तो उसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं भैया। इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह लो, स्टेबिलिटी कह लो, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त, बराहमिहिर या आर्यभट्ट? अब आप लोग इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक गणितज्ञ हुए करते थे और उन गणितज्ञ का नाम था ब्रह्मगुप्त। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल लॉ आपने न्यूटन ने दिया था कि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु को एक दूसरी से r दूरी पर रखा जाता है तो उन वस्तु के अंदर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों वस्तुओं के गुणनफल के बराबर के बीच की दूरी, मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कुछ बताया। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, अट्रैक्टिव हैं। हमें आइडिया नहीं लग रहा लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव है, इसीलिए ये सारी चीजें जहां की तहां रुकी हुई हैं, नहीं तो उड़ जाते, ग्रेविटेशनल नहीं होता तो, है ना, पता ही नहीं चलता क्या। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है कि अगर बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन साहब ने बताया था, ये बात तो ठीक है। तो न्यूटन से पहले अगर हम बात करते हैं भैया तो एक खगोल शास्त्री रहे, गणितज्ञ रहे जिनका नाम ब्रह्मगुप्त था। इन्हें कहते हैं खगोल शास्त्री, है ना, खगोल शास्त्री कहते हैं मेरे भाई। इनको कहते हैं एक गणितज्ञ। ठीक है भैया, ये क्या थे भैया हमारे, ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है भैया, इन्होंने क्या किया था, बता दिया था न्यूटन से पहले। सही आंसर आपका डी। आ जाओ,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने दिया, चार्ल्स बेबेज ने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया या जॉन एडम्स ने दिया था? ये प्रश्न मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से इनको कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई ये सारे फिजिक्स वाले सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो आप गलत कर ही नहीं सकते। फिजिक्स तो आपका आधार है जो आपको एग्जाम पास कराएगी। आइएगा अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का भार जो होता है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विद्युत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये कह रहा है भार की बात कर रहा है, और एक द्रव्यमान आपने पढ़ा होगा और एक भार आपने पढ़ा है बेटा। जब भार और द्रव्यमान की चर्चा होती है, मैं दोनों को समझाता हूं आपको कि भार क्या है, वेट क्या है। देखो वेट है और एक भैया मास है ना, वेट है और एक बेटा मास है। जब मैं वेट और मास की बात करता हूं तो देखो वेट क्या होता है, mg, गलत हो गया। वेट मतलब W बराबर क्या होता है भैया, mg, ठीक है। और मास क्या होता है, m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है भैया जी, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो m है, m का मतलब क्या होता है भैया, वस्तु का द्रव्यमान होगा, और g का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा वहां पर वस्तु का वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेट सिंगल नहीं होता, वेट में ग्रेविटी और होती है। मास प्लस ग्रेविटी मिलाकर के वेट बनता है, और जो द्रव्यमान होता है ना, मास जो होता है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो पूरे संसार में एक जैसी है, वो बदल नहीं सकती, कहीं भी ले जाओ उसको। लेकिन वेट पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वेट जो है ना ग्रेविटेशनल के साथ परिवर्तित होगा। जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पर वस्तु का वेट ज्यादा होगा, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहां पर वस्तु का वेट भी कम होगा। सिंपल सी बात है ना। आ जाओ जरा एक पॉइंट यहां पर समझो। जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास में पृथ्वी है ना, ये है हमारी भैया पृथ्वी। कहां है, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही? देखो जरा ध्यान से। ये पृथ्वी दिख रही है, इतनी पतली सी दिख रही है ना। ये दूसरी दिख रही है पृथ्वी, लेकिन मजा नहीं आया यार इसमें। ये मोटा छोटा कुछ हो सकता है क्या? ये तब भी आ रहा है, ऐसा ही आ रहा। कोई बात नहीं, हम नॉर्मल बना लेते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से देखना। ये है, मान के चलो ये पृथ्वी, अर्थ, मतलब गोल नहीं बना लेकिन फिर भी सपोज दैट। और इसके ऊपर क्या भैया, ये है हमारा क्या, इक्वेटर हम लोगों ने खींच दिया। क्या खींच दिया भैया, इक्वेटर, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखें और फिर नीचे की तरफ देखें, तो यहां पर ये साउथ पोल बना दिया, ये नॉर्थ पोल ले लो, और यहां पर भी ये साउथ पोल ले लो, और ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा है। क्या है भैया, भूमध्य रेखा। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का केंद्र है भैया, केंद्र है ये पृथ्वी का। क्या है भैया, केंद्र। आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में जो है जी का मान जो होता है ना, जी बराबर क्या होता है, 0। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होगा। यहां पर जी की बात करें तो भैया सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक मान होता है भैया जी का यहां पर। और यहां की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होगा, ऐसे लिख देते हैं, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर सी बात समझ में आ गई? किसका, जी का मान। तो सबसे ज्यादा कहां पर है भाई, नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव। तो ध्रुवों पर क्या होता है भाई, जी का मान ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, और सेंटर ऑफ अर्थ में क्या होता है, जी का मान 0 होता है। तो अब यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है ना आपसे, ये प्रश्न कह रहा है कि किस पिंड पर, पृथ्वी तल पर सतह पर जगह समान होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ये पॉइंट आपका सही है भैया।
मैक्सिमम एट द पोल, सबसे ज्यादा कहां पर होगा भैया? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। ये वाली बात आपकी सही यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या आई क्या? समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन क्या है? तो भैया ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई मतलब समझ रहे हैं आप? माचिस की तिल्ली। और माचिस की जो तिल्ली होती है इसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना, लकड़ी, वो लकड़ी कौन सी होती है बेटा? चीड़ की लकड़ी होती है, चीड़, है ना? चीड़ के दरवाजे वगैरह आपके घर में लगे होंगे, पिताजी से पूछना। अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस ट्राइसल्फाइड की, जिसे लाल फास्फोरस के नाम से जान लेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं भैया? फास्फोरस ट्राइसल्फाइड की बात कर रहे हैं। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ट्राई सल्फाइड, P2S2 फास्फोरस है ना, तो P2 क्या हो गया इसमें? हाँ ठीक है, P2S3 इसका फॉर्मूला बनेगा। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड जो हमारे दिया सलाई की तिल्लियों पर लगाया जाता है, लाल फास्फोरेट के नाम से इसको लिखा होगा, देख लेना आप लोग उसको। आ जाओ फिर से एक ऐसा प्रश्न जो आपको 4 क्वेश्चन सही कराएगा। निम्नलिखित में सुमेलित क्रम में है। जो रेडियम होता है वो भैया, रेडियम की खोज तो आप सभी लोग जानते हैं, इसकी खोज करने वाले मैडम क्यूरी थी, और इनके साथ साथ ही भैया पियरे क्यूरी नाम के भी वैज्ञानिक थे। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर के क्या किया था? इन्होंने रेडियम की खोज की थी। पियरे क्यूरी कौन थे? इन्हीं के हस्बैंड थे, कोई और नहीं थे। 1898 ईस्वी में, कब? 1898 में पियरे क्यूरी भी इनके साथ थे। पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी की वाइफ थी मैडम क्यूरी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, 1928 में भैया। अगर मैं बात कर रहा हूं चेचक का टीका, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा 1796 में। और वहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, एक्सरे, तो ये भैया W.K. रोन्टजन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। और इन्होंने जब इसको खोजा था जब 1895 ईस्वी थे, 1895 इसका आंसर बेटा आपका सही था। ठीक हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कैसे सम्मिलित है, तो पहले को मिलाया हमने किससे भैया? दूसरे से। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये देख लो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए आपका बेटा सही जा रहा है। यहां पर हमने कई सारे क्वेश्चन कवर किए। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि रेडियम की खोज कब हुई, 1898 ईस्वी, क्वेश्चन आ जाए पेनिसिलिन की खोज कब हुई, 1928 ईस्वी, चेचक के टीके की खोज कब हुई, 1796, और क्वेश्चन आ जाए भैया कहा क्या आपसे कि एक्सरे की खोज कब हुई, तो 1895 इज द करेक्ट। कोई समस्या? फटाफट से आंसर करके बताओ भैया, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई?
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। क्या क्वेश्चन है अगला, देखिएगा। क्वेश्चन आ रहा है कि एक वस्तु एक पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 ग्राम है, गुरुत्वीय जनित त्वरण जो जीई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जीई का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये कह रहा है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 केजी है, द्रव्यमान जनित त्वरण इतना है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, क्या द्रव्यमान कभी चेंज होता है? बताओ जरा, आप ही बताओ, द्रव्यमान कभी चेंज होता है? द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता ना, मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट वैल्यू है। और जब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, 100 ही होगा ना। 100 ही होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, कोई दिक्कत? चलो, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था। कौन गैसीय चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, हाइड्रोजन चक्र सुना है क्या आपने, बताओ जरा। कहीं भी सुना होगा आपने, हाइड्रोजन चक्र तो नहीं सुना होगा भैया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोर के सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। अब गोताखोर मतलब जो पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। अब ऑक्सीजन तो उनको चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन भैया ऑक्सीजन के साथ और क्या चाहिए उनको, तो ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन उसके साथ भैया वो हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्स सिलेंडर को लेकर के जाते हैं और गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन व हीलियम का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक, आ जाओ अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। अभी बताया कि गोताखोर जब जाएगा तो ऑक्सीजन तो है, उसके साथ वो कौन सी और गैस का प्रयोग करेगा, ये प्रश्न आपसे बन रहा है। और जब इस प्रश्न को बनना है तो ये भैया क्या है, देखो हीलियम है क्या, नाइट्रोजन है क्या, जीनोम है क्या, अमोनिया है क्या, नहीं नहीं नहीं। अभी अभी आपने देखा तो भाई आपका आंसर सही भी जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब जा रहा है, धन्यवाद। ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका। आइएगा। पृथ्वी का पलायन वेग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है पूछने के लिए। अगर पृथ्वी के पलायन वेग की बात हो रही है, पलायन वेग का मतलब क्या होता है पता है? एक ऐसा वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब है कि आप यहां खड़े होकर के, जैसे मान के चलो मैंने इसको लिया और इस तरीके से ऊपर फेंका। जब मैं इसको इस तरीके से ऊपर फेंक रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये फिर से नीचे आ रहा, देखो छोड़ा नीचे आ गया। मैं सोच रहा हूं कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो ये कब ऊपर जाएगा, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, इसलिए ये नीचे आ जा रहा है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले मार्कर को या किसी भी वस्तु को 11.2 केजी नहीं, किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकना पड़ेगा भाई। मतलब 11.2 किलोमीटर के वेग से अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए 1 सेकंड में, उसका वेग कितना हो, 11.2 किलोमीटर का वेग हो 1 सेकंड में, तो वो वस्तु पृथ्वी के पलायन को पार कर जाएगी और फिर वो वापस कभी लौट के नहीं आएगी, ऊपर ही चली जाएगी। सही आंसर भैया किलोमीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पलायन का मतलब होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाना। आइएगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में तो निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन समझना यहां पर क्या है, जैसे कि एक आर्गन गैस होती है, क्या होती है भाई मेरे, आर्गन है ना, और आर्गन के साथ साथ एक और गैस होती है भैया जिसे नियोन कहते हैं, या नियोन कह लो, है ना, नियोन। आर्गन और नियोन है ना, इन दोनों में से किसी एक गैस को पारद की वाष्प के साथ
भरा जाता है, भरा जाता है। तो देखो केवल आर्गन नहीं होगा, नाइट्रोजन नियोन नहीं होगा, आर्गन और नियोन नहीं होगा, नियोन और क्या हो जाएगा भाई, पारद वाष्प हो जाएगा, मतलब मरकरी। ठीक है, अरे समझ में आ गया क्या? पारा, पारद का मतलब पारा, पारा मतलब मरकरी, क्विक सिल्वर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आर्गन और नियोन दोनों नहीं भरी जाती, या तो आर्गन होगी या नियोन होगी, लेकिन उसके साथ दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, पारद मतलब पारा क्विक सिल्वर, लिख लो, पारा कहते हैं इसे, पारा, या फिर इसी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर। ठीक है, सही आंसर क्या है भाई आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन, विचार करिएगा भाई और समझाइएगा क्या है क्या नहीं। चलो, वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? ओहो, ये तो भाई टफ है थोड़ा सा क्वेश्चन। अब ये सारे आपको पता होंगे तब तो आप इनको कर पाएंगे, अगर इनमें से एक की भी डेट आपको भूल गए तो नहीं कर सकते। कैलेंडर के आधार पर अगर मैं अल्जाइमर की बात करता हूं बेटा, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर हो गया। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, तपेदिक दिवस, ये 24 मार्च, ये क्या भैया 24 मार्च को बनाया जाएगा, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। ये 1 दिसंबर को बनाया जाता है ना, 1 दिसंबर को बनाया जाता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जो निवारण दिवस है, ये जनवरी के अंतिम सप्ताह के रविवार को मनाया जाता है ना, जनवरी के अंतिम सप्ताह के रविवार को, अंतिम सप्ताह के रविवार में। ठीक है भैया, अंतिम सप्ताह के रविवार को। तो पहले तो जनवरी आएगा ना, तो पहले क्या आ जाएगा बेटा आपका? 3 आंसर सही होगा पहले तो पहले पर हो गया 3, लिख देते हैं। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, मार्च, मार्च आ गया मतलब 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा फिर 1, फिर दिसंबर आएगा 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन आपका डी करेक्ट यहां पर हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ। आ जाओ अगला क्वेश्चन। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि स्तर कम करता है। बताओ भैया किसका स्तर कम करेगा बेटा? चलो, देखो एक चीज समझना, जब आप लोगों ने क्या खाया बेटा, यहां से खाना खाया, जब आप फूड सब्सटेंस खाते हैं तो इसमें क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगी। आपको क्या मिला? फैट मिला, प्रोटीन मिली, कुछ भी मिला। या फिर मान के चलो ये क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं ना तो वही फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाएगा वो? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा फैट खाते हैं तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक गुड क्वालिटी का और एक होता है भैया बैड क्वालिटी का। जो गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है उसे HDL कहते हैं, और बैड क्वालिटी का होता है उसे LDL के नाम से जानते हैं, LDL कहते हैं भाई। ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो ट्रांस फैट होता है हमारे शरीर के अंदर वो HDL की मात्रा को कम करता है। HDL की मात्रा को कम करने का मतलब है भाई कि ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम कर रहा है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के कम होने से हमें कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां, दिक्कत, परेशानी हो सकती है ना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिका झिल्ली को क्या बनाता है बेटा? तरल बनाता है। और हमारे शरीर के लिए कौन सा कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? HDL वाला।
और अब LDL वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक की समस्या हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या करेंगे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है भैया, चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर मनाया जाता है, 1 दिसंबर, अभी तो बताया 1 दिसंबर को, बताना जरा, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहले ये चारों का बताओ भाई, चारों का बताएंगे फटाफट से। चलो क्या आंसर होगा बेटा इसका, बताओ जरा एक बार। तो देखो ये लिख रहा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में, विश्व एड्स दिवस के रूप में। तो 1 दिसंबर अभी अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 दिसंबर आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, विश्व मतलब एज अ वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में। सी आंसर आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे इस बात को। ठीक है भैया, सी आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, इसको करेक्ट कर लेंगे। कोई समस्या है क्या यहाँ तक, बताओ जरा एक बार फटाफट से, यहाँ तक की चीज़ों को क्लियर कर दीजिएगा कि सर जी क्लियर है। चलो तो फिर मेरे भाइयों ऐसा करते हैं, आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमने 43 क्वेश्चंस को कवर किया है और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। और उम्मीद करता हूँ माता रानी सरस्वती से यह आग्रह करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़रूर ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिले। ऐसी मेरी माते से कामना है, ऐसी माँ से मेरी प्रे है। और आप सभी लोगों का इसी प्रकार सपोर्ट प्यार मिलता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, वो लाइक कर लें, क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी हमारे साथी इस क्लास को देखें और उनका बेनिफिट इस एग्ज़ाम में ज़रूर हो। 100% यहाँ से तो नहीं, लेकिन 95% क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और एक बार पुनः आपको आपके 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बस आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। वो एक मैं कहना चाहूँगा कि तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो एक बार पुनः आभार, अभिनंदन आप सभी का। और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।